बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब से का क़याम हुआ उसके बाद से अब तक जितने पेश किए सिर्फ 3 ऐसे थे जिसमें खसारा नहीं था। लिहाजा इस बार जो बजट आया है उस पर भी बड़ी डिबेट हो रही है। माली साल 2025-26 के लिए जो 175 खरब से जायद और 6501 अरब रुपए खसारे का जो बजट है वो पेश कर दिया गया। डिबेट चल रही है कि इस बजट में आम आदमी के लिए क्या रिलीफ है और कितना अब मजीद बोझ लादा जा रहा है। और चूंकि पिछले चर्चे से हम देख रहे थे कि इकोनॉमिक वॉर में मुब्तला था, मईशत हमारी बदबू हाली का शिकार रही है क्योंकि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी जिससे मईशत पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा। और यकीनन सब जानते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर भी रहा। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर इस बार जो बजट वो कितना मुख्तलिफ नज़र आ रहा है, इससे अच्छा बजट क्या हो सकता था, इस पर तो बात होगी। लेकिन कुछ अहम पॉइंट्स जो कि डिबेट का हिस्सा रहे हैं गुज़िश्ता से दिन से, कि तनख्वाहदार तबके के लिए जो इनकम टैक्स है उसको कम किया गया यानी रिलीफ दिया गया है। क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि जब तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाया गया था तो इस इजाफी बोझ की वजह से बड़ी तनकीद का निशाना हुकूमत रही। लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने और उनकी इत्तेहादी हुकूमतों ने ये कोशिश की कि तनख्वाहदार तबके को जो है रिलीफ दिया जाए। और यकीनन जो ये वफाकी सरकारी जो तनख्वाहदार तबका है उनमें 10% इजाफा हुआ है, पेंशन में 7% इजाफा किया गया है। कारोबारी तबके को बिलखुसूस रियल सेक्टर को जो है वो बहुत अच्छा रिलीफ मिला है टैक्सेस के हवाले से। और दिफाई बजट के हवाले से भी हमने देखा था कि जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि फलाने परसेंट जो है वो इजाफा होगा, इतने परसेंट इजाफा होगा, वो तो हमने नहीं देखा। लेकिन सब्सटेंशियल रिलीफ मिला है और फौजी मुलाजमिन को खुसूसी रिलीफ दिया गया है जो कि इसके मुस्तहिक भी हैं, क्योंकि जिस तरह हमने देखा था कि भारत के साथ जंग छिड़ी थी और इतनी कम कैपेसिटी में हमने भरपूर दिफा किया पाकिस्तान का। सो इस हवाले से बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर थोड़ी मुश्किलात देखने में आ रही है। टैक्सेस का इजाफा किया गया है जिसमें सोलर पैनल है और उसमें जो है इंपोर्ट के हवाले से उसमें 18% टैक्स लगाया गया है। डीजल, पेट्रोल और फर्नेस ऑयल पर भी ₹2.5 लीटर जो है कार्बन लेवी आयद कर दी गई है। सो ओवरऑल जो बजट है उस पर जो डिबेट हमने देखी है, लेकिन आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन इस हवाले से भी रहा कि वफाकी वज़ीर ख़जाना ने चेयरमैन FBR और हुकूमत की मौशी टीम के दीगर अरकान के साथ जो है पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसकी डिटेल हम जानेंगे, लेकिन जो अहम पॉइंट मुझे नज़र आए वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। 9.4 ट्रिलियन की गैर दस्तावेजी मीशत को दस्तावेजी बनाना बहुत ज़रूरी। ये बात बहुत अरसे से हम करते आ रहे हैं कि जो हमारी डॉक्यूमेंट्स है, जो इकॉनमी है, वो डॉक्यूमेंटेशन उसकी नहीं हुई है जिससे बहुत नुकसान पड़ता है। हमने देखा था सितंबर में यूरो बॉन्ड से $500 मिलियन जो है पाकिस्तान को वो यकीनन वसूल हो जाएंगे। इस पर भी काफ़ी हुकूमत ने इकदाम किए थे। और बिजली के बिलों पर 10% सरचार्ज आयद नहीं किया गया है। पैनल का तारुफ करा दूं, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम सीनियर रुकन हैं, लेकिन साथ साथ आप बिजनेसमैन हैं, सनतकार हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब इकोनॉमिस्ट भी हैं, सनतकार भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, आपकी भी एक्सपर्टीज़ इकोनॉमी में है। दोनों मेहमानों को वार्म वेलकम करना चाहूँगी। इख्तियार बेग साहब, आप लोग की हुकूमत है, यकीनन हम वही बात कर रहे हैं कि ये जो बजट आया है, अगर हम पिछले सरकमस्टांसेस देखें तो जिन हालात में पाकिस्तान रहा है, पिछले साल का जो बजट था उसमें बहुत तनकीद की गई थी, टैक्सों की भरमार की, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये बजट बहुत बेहतरीन आया या इससे अच्छा बजट आ सकता था? लेकिन बेहतरीन का लफ्ज तो मैं नहीं वाई करूंगा, लेकिन ये बजट जिन हालात में दिया गया है वो एक बैलेंस बजट है। और इस बजट में IMF से जो हमने एक प्रोग्राम है जिसमें हम उनके साथ हैं और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे कुछ हमने शराइत IMF की जो है वो एग्री की थी, मानी थी, साइन करके उनको दिए थे। उनको भी इस बजट में इनकॉर्पोरेट करना था। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के फिर आप इस बजट के बारे में बात कर सकें कि महदूद फिस्कल स्पेस थी खत्ते में, जो हॉस्टाइल सिचुएशन और फिर इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट, और उसके बाद हमने जो IMF का प्रोग्राम लेके चल रहे हैं उसको भी देखना है। उन सब चीजों को अगर मैं सामने रखूं, मैं समझता हूँ उसमें ये एक बैलेंस बजट है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो हमारे मुतालबे थी, क्योंकि मैं कौमी असम्बली के रुकन की हैसियत से और स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड कॉमर्स में बड़ा इन्वॉल्व रहा हूँ बजट में, चेयरमैन FBR, फाइनेंस मिनिस्टर थे। हमने उन्हें रियल एस्टेट सेक्टर को रिवाइव करने को बहुत जोर था कि भाई ये सेक्टर बैठ गया, ठप हो गया है, लोग
फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, दुबई पैसे भेजते हैं, 4% प्रॉपर्टी हो जाती है। दिल दुखता है ये पैसे हमारे अपने मुल्क में इन्वेस्ट हों। मुझे बड़ी खुशी है कि उस पर उन्होंने वो तमाम इकदाम कर लिए जो हमने मांगे थे। उन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स जो है प्रॉपर्टी पे 4% पे 2.5% करा, यानी 1.5% की कमी कर दी है। 7% पर एक्साइज ड्यूटी थी जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज, घर और प्लॉट्स को ट्रांसफर करने में दी जाती थी, वो खत्म कर दी है। टैक्स क्रेडिट अनाउंस किया है, मॉर्गेज फाइनेंसिंग का एक मैकेनिज्म दिया है, और स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर्टी के ऊपर बिलखुसूसन इस्लामाबाद उसे कम करा, 4% से 1% पे शायद ले आए। इन सब चीजों से ये रियल एस्टेट का सेक्टर जो है रिवाइव होगा, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर रिवाइव होगा, और ये वो सेक्टर थे जिनसे 30-40 डिफरेंट सेक्टर मुंसलिक होते, तो उन सब में बेहतरी आएगी। तो जी जहां तक सवाल है सैलरी क्लास का, लास्ट टाइम ये एक चुभन थी कि बिजनेस कम्युनिटी ने भी इस बात का एतराफ किया, औरंगजेब साहब ने भी जब आए तो उन्होंने मुझसे जब बात की एक यही कि तनख्वाहदार तबके पे हमने जो टैक्स है वो ज्यादा लगा दिया था, और वजीर आजम साहब ने खास तौर से उसको कहा कि इसको कम करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये चीज भी इस बजट में अनाउंस हो गई है। उसके अलावा जो बजट की बड़ी खूबियां हैं, जो सबसे बड़ा करंट अकाउंट का खसारा जो होता था पिछले साल 1.43 बिलियन डॉलर का था, इस साल खसारा जो है वो सरप्लस में मुंतकिल हो गया है, और वो खसारा जो है 1.8 बिलियन का जो है सरप्लस हो गया। तो ये एक बड़ा मुस्बत कदम है। उसके बाद फिर आपने ये भी देखना है कि हमारा प्राइमरी सरप्लस 3% रहा, अफराते ज़र हम 4% पे रहे, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट 681 अरब पे चला गया, और हमने मुल्क में इंडस्ट्री को ग्रोथ देने के लिए खास तौर से इंडस्ट्री में स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ 8.8% रही है, जो बहुत ही इम्प्रेसिव है। एग्रीकल्चर में हमने कुछ मार खाई है, हमारी ग्रोथ कम हुई है, लेकिन उसमें लाइव स्टॉक जो होता है, जिसमें फिशरीज और मवेशी होते हैं, उसमें हमारी ग्रोथ जो है वो बड़ी अच्छी रही है। अब सवाल यह है कि जो ये सोलर पैनल के ऊपर 18% या 18% ये जो जनरल सेल टैक्स लगाया गया है, इस पे बड़े सवालत उठे हैं। हमें तो इनकरेज कर रहे थे हम सोलर पैनल को, सस्ती बिजली, साफ बिजली, रिन्यूएबल बिजली, जो रिन्यूएबल है उसको हम ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ये अफोर्डेबल भी होती है। ठीक लेकिन हमने ये देखा कि हुकूमत के पास क्योंकि एक्सेस बिजली है 8,000 मेगावाट की, और उनके पास 2,000 मेगावाट की वो बिजली भी है जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी सर सिस्टम यहाँ ना होने डिमांड की और सप्लाई की वजह से जो वजह है सोलर पैनल पर जो इंपोर्ट करने पर 18% टैक्स है। लेकिन सर सवाल यहाँ ये वो पैदा होता है 18% कि प्रोटेक्ट वो इसलिए है कि वो आप चाहते हैं कि हमारी बिजली जो एक्सेस है मुल्क लेकिन सर हुकूमत की वो सोलर इस्तेमाल पैनल करे। की जो प्रोडक्शन है नेट मीटरिंग को भी उन्होंने जी 27 रुपए को कम करके 10 रुपए कर दिया है, और कैप्टिव पावर जनरेशन जो गैस से चलते थे इंडस्ट्री में जनरेटर, पावर जनरेशन के लिए सुई नौदरन ने कनेक्शन दिया था, उसको भी वो कह रहे हैं स्विच ओवर करें, इजाफी बिजली जो हमारे पास है। तो ये हुकूमत का तो बिल्कुल सही कहना है कि उनके पास जो बिजली है वो बिजली पहले आप खर्च करें, लेकिन जिन लोगों ने कैप्टिव पावर में सरमायाकारी कर ली है या नेट मीटरिंग में सोलर पावर में अच्छा सर चूंकि ये इन्वेस्टमेंट काम करा आदमी है, से रिलेटेड एक ये मसला है। तो फिर इख्तियार कहा बेग साहब जाएगा आवाज कि आ रही है सर आपको? मैं कह रही हूँ कि ये काम आदमी से रिलेटेड मसला है। अब सोलर पैनल आपने देखा हर बंदा चाहता है कि 2 प्लेटें अपने घर पे लगा ले। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस पर टैक्स लगा दिया गया 18%, तो जो हमारी मकामी प्रोडक्शन है उसको आप क्या समझते हैं, वो पाकिस्तान की डिमांड को पूरा कर सकेगी? इख्तियार बेग साहब जी, मैं आपका यही जवाब दूं। मसला ये नहीं है कि सोलर पैनल पे 18% जीएसटी ठीक लगा दिया,
मसला ये है कि हुकूमत की जो नई पॉलिसी है वो ये कहती है कि सोलर पैनल से आप अपनी बिजली बनाते जाएंगे तो हमारी बिजली कौन लेगा, या ठीक। गैस से आप जनरेटर से बिजली कैप्टिव पावर की शक्ल में हम्म। इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करेंगे ठीक तो है। हमारा 10,000 मेगावाट, जिसमें पहले वो कैपेसिटी चार्जेस देते थे, अब वो टेक एंड पे पे हो गए हैं, लेकिन 10,000 मेगावाट जो है ठीक। वो ठीक है। उनकी मैं जुबैर साहब को भी इजाफी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। कर देगा। जुबैर और ये साहब। इजाफी बिजली जो है, जी। ये इजाफी बिजली जो है, ये आप अपने पास बगैर इस्तेमाल के नहीं रख सकते, ये खसारा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हुए हुए। ठीक। तो आप हुकूमत भी कोशिश करें कि बिजली को सस्ता करें जी। ताकि आप रागिब हो बिल्कुल इस ऐसे ही बिजली है। को खरीद के इस्तेमाल हुकूमती करने पे। इकदामात यही होने चाहिए। रादर जुबैर दें तुफैल आप साहब, सोलर लगाएं हमने देखा था या कि गैस से बिजली पैदा करें। एग्रीकल्चर पर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जो है वो उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी हमें नज़र नहीं आ रही थी, अपने अहदाफ भी पूरे नहीं कर सके थे हम। लेकिन जो कारोबारी तबका है और जो रियल इस्टेट वाला सेक्टर है, इसमें बहुत हमें बेहतरी नज़र आई है। हुकूमत ने जायदाद की ख़रीदारी पर भी विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी कर दी है। और आप क्या समझ रहे हैं कि इससे प्रॉपर्टी सेक्टर को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, ये पिछले साल प्रॉपर्टी मैं सेक्टर, जुबैर साहब से पूछ लूँ सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। मैं समझता हूँ हुकूमत ने इस बजट के अंदर प्रॉपर्टी सेक्टर को जो है उस पर तवज्जो दी, और जहाँ जहाँ मुमकिन था उन्होंने टैक्स कम किया, विद होल्डिंग टैक्स कम किया, और इसके मुस्बत असरात आपको इंशाल्लाह आइंदा चंद महीनों में नज़र आएंगे। और जब आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो इसके साथ और बहुत सारी सनतें होती हैं जो तकरीबन 40 के करीब हैं, उनकी प्रोडक्शन और उनकी सेल्स बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे आपका सीमेंट है, आपका सरिया है, आपका ग्लास है, लकड़ी है और टाइल्स हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके जो टैक्स कम होने की वजह से इनकी लागत का इजाफा होगा और हमें इसकी बेहतरी आइंदा चंद महीनों में नज़र आएगी। अब रहा इसके साथ साथ मसला, बात हो रही थी सोलर पैनल की। देखें, सोलर पैनल हुकूमत की मजबूरी थी। हुकूमत के पास इतनी एक्सेस बिजली है जो लोग नहीं ले रहे, और सोलर पैनल की बिजली जो है वो वापडा और के इलेक्ट्रिक से सस्ती पड़ती है, तो लोगों ने रुझान ये इस तरफ कर लिया कि वो सोलर की बिजली को इस्तेमाल करें। और यही वजह है कि हुकूमत ने परेशानी के आलम में देखा कि अगर ये सोलर बग़ैर सेल टैक्स के चला तो उनकी बिजली जो है उसका सेल्स बहुत कम हो जाएंगी, लिहाजा हुकूमत ने 18% जो है सेल्स टैक्स लगा दिया सोलर पैनल्स के ऊपर, ताकि वो महंगे हों और हुकूमत की बिजली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। लेकिन इसके अलावा बाकी जो है सूरत हाल, हुकूमत ने बजट में काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं, और जैसे इख्तियार बेग साहब ने कहा, मैं भी यही कहूँगा कि ये एक मुतवाज़न बजट है। ये एक मुतवाज़न बजट है, कहीं बहुत ज़्यादा नए टैक्सेस की भरमार भी नहीं की गई है, और जहाँ मुमकिन हो सका हुकूमत ने टैक्सों को कम भी किया है। मिसाल के तौर पे बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज़ हैं वो उन्होंने कम की हैं। जो बाहर से जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी उनमें कई चीज़ों को, कई अशिया को तकरीबन 4000 टैरिफ लाइन है, उनको उन्होंने ज़ीरो ड्यूटी कर दिया है। उसके बाद बाज़ जगह पे टैक्स स्लैब भी कम कर दिए हैं। अब ड्यूटी का, कस्टम ड्यूटी का टैक्स स्लैब जो है वो 5, 10 और 15% पे ले आए हैं, तो जो पहले की निस्बत काफ़ी कम है। इसी तरह से सैलरीड क्लास के लिए हुकूमत ने कुछ जो है उनके टैक्सों में कमी की है, अगरचे वो कमी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी कमी है कि हर तनख्वाहदार तबका का जो भी आदमी है वो उसको महसूस करेगा, चाहे उसको टैक्स में चंद हज़ार रुपए की कमी हो, लेकिन वो उसको महसूस कर सकेगा। इसके साथ साथ हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह जो है उसमें तकरीबन 10% इजाफा किया है, तो वो 10% भी जो है वो उनके लिए एक बेहतरी का बाइस होगा कि एक तरफ टैक्स का रेट कम होता है और दूसरी तरफ जो है एक तरफ टैक्स का रेट कम होता है, दूसरी तरफ आपको अगर सैलरी में 10% इजाफा मिलता है तो ये उनके लिए एक बेहतरी का अमल होगा। दूसरा, मैं हुकूमत ने इस बजट के अंदर कहीं भी ये नहीं बताया कि कम आमदनी वाले लोगों की मिनिमम सैलरी क्या होगी, जो लास्ट ईयर पिछले साल 37,500 के करीब थी, अब इसमें कितना इजाफा होगा। ये मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए ज़रूरी था कि वो इसको बजट में अनाउंस करते,
लेकिन नहीं किया तो गालिबन उन्होंने ये सोचा होगा कि तमाम सूबाई हुकूमतें अपने अपने सूबे के जी, खुद से ऐसा ही है। मिनिमम सैलरीज वेजेस जो हैं वो अनाउंस करें। तो ठीक। मैं समझता हूँ कि ठीक है कम इख्तियार बेग आमदनी साहब। वाले लोगों के लिए और मजदूरों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी तनख्वाह में खातिर ख्वाह इजाफा करें। ठीक। इख्तियार बेग साहब, ये जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी या हमारी ग्रे इकोनॉमी है, ये हमेशा से एक जी मसला हमारी मईशत के ऊपर रही है। इस वक्त जो आगे इन्होंने बात की है मौशी इस्तेकाम के लिए, मौसर हिकमत अमली के लिए, जो आगे जो इन्होंने प्लानिंग कर रहे हैं कि जो तजवीज़ पेश किया आज पोस्ट बजट में भी हमने देखा, ख़ास तौर पर 9.4 ट्रिलियन जो उस इतनी तादाद में जो गैर दस्तावेजी मईशत है, इसको डॉक्यूमेंटेशन में लेकर आना कितना ज़रूरी है और किस तरह मुमकिन हो सकेगा? देखिए, इस बार इस बजट में बहुत ही अच्छे इक़दाम लिए गए हैं नॉन फाइलर को फाइलर लाने के लिए, और नॉन फाइलर फाइलर की कैटेगरी अब खत्म कर दी गई, अब एक ही कैटेगरी है। तो इसमें मकान लेने के लिए उनके जो कवानीन है, उसमें लास्ट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न में जो आपने डिक्लेयर करी है वैल्यू अपने फंड्स की, माली हैसियत की, उसके हिसाब से आप 130% नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। दूसरे नॉन फाइलर के लिए ये करना मुमकिन नहीं होगा। गाड़ी भी अब नॉन फाइलर नहीं ले सकेंगे, और एक तजवीज ये भी है कि बाहर की ट्रैवलिंग पे भी जो है वो एंटी नंबर जो है वो मांगा जाए। तो ये न सिर्फ कह रहे हैं बल्कि करके दिखाया है। मेरी बात हो रही थी औरंगजेब साहब से, इस बार तकरीबन 10% टैक्स टू जीडीपी रेशो हो गया है, जो 8% था, और इन्होंने टारगेट रखा है 14%, जो इस खत्ते में तकरीबन है। चाहे 1.5% बढ़ाएं हर साल, तो 3 साल में ये हासिल कर सकते हैं। तो ये चीज है जो टैक्स टू जीडीपी रेशो हमारा था। लेकिन एक चीज मुझे उस पर दुख भी है और मैं क्रिटिसाइज भी करूंगा, वो है कि जो लोग रिटायर्ड होते थे वो अपने जो पैसे मिलते थे बैंक में रख देते थे फिक्स डिपॉजिट में, और उनके इंटरेस्ट मिलता था, कुछ को मंथली मिलता था, कुछ को क्वार्टरली मिलता था, जिससे वो गुजारा करते थे। 15% हुकूमत उसके ऊपर होल्डिंग काटती थी, बिल्कुल सही था। इस बजट में उसको 20% कर दिया है। भाई, एक तो मार्कअप रेट कम हो गए, जो 23% पे थे उनको मिलता था 22% मिलता था, 8-9% उनको मुश्किल से मिल रहा है। और फिर आप टैक्स भी उसके 15 के बजाय अगर 20 कर दें, तो वो लोग सफेद पोश लोग जो एक अपनी सफेद पोशी को बचाते हुए घर का बहुत मुश्किल गुजारा करते थे, उन्हें बहुत हार्ड टाइम मिलेगा। तो मैं समझता हूँ इस चीज को कल भी मैं उठा रहा हूँ। कल हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू की मीटिंग है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से 1:1, चेयरमैन एफबीआर भी आ रहे हैं, और हम कहेंगे कि ये चीजें जो हैं ये बाइसे तकलीफ होगी एक सफेद पोश आदमी को, और मिडिल क्लास के लोग जो बिल्कुल लोअर ठीक। इनकम की तरफ जा रहे, उनको भी हमने ही संभालना होगा। ठीक है। लेकिन ये बजट एक मतवाजन बजट है, बैलेंस बजट है। इसमें आप देखें 14,100 का टारगेट रखा है बिहार का, और इस साल का टारगेट जो रिवाइज था वो अचीव किया है। तो एफबीआर ने साथ साथ उनको भी आइडेंटिफाई करा है सेक्टर्स जिसमें वो चाहते हैं कि टैक्स वसूल किया जाए। उसमें एग्रीकल्चर है, रिटेलर है, और रियल एस्टेट। ये 3 सेक्टर्स थे जो टैक्स नेट के बाहर थे, और वहां से कुछ नहीं मिलता था। ताजिर दोस्त स्कीम भी नाकाम रही। लिहाजा अब जो सिस्टम ला रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो टैक्स नेट में बढ़ाने के इकदाम कर रहे हैं, इंशाल्लाह जो नॉन फाइलर है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो सरवाइव करे, और इवेंचुअली उसको दोबारा टैक्स नेट में आना पड़ेगा। हमें अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी, और सैलरी क्लास के लोगों को जो शिकायत थी वो भी इस बजट में कम की गई है, और उससे भी उनको रिलीफ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ मुमकिन था वहाँ वहाँ अकोमोडेट किया गया है, ठीक।
और ठीक है जुबैर साहब, आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना ने यह भी बताया कि जो बिजली के बिलों पर 10% सरचार्ज वो आयद नहीं किया गया है, ये कितना अच्छा इकदाम है? इसका इम्पैक्ट क्या बिजली के बिलों में पड़ेगा? और दूसरा ये भी बता दीजिएगा सर, ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए जो आइंदा बजट में 592 अरब रुपए जो है मुख्तस किए गए हैं, इससे गरीब के घरानों को कितनी सपोर्ट मिल सकेगी? देखिए, बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में तो हुकूमत ने जो भी अमाउंट रखा है ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन इसको और भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि देखें ये टारगेटेड सब्सिडी है जो बिल्कुल कम आमदनी वाले लोगों के पास जाएगा। जैसे कि आपको पहले ही इंटरनेशनल एजेंसीज ने बताया कि हमारी 45% आबादी जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन आ गई है, तो उनको अगर बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम से कुछ थोड़े पैसे ज़्यादा चले जाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और आपने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि बिजली के बिलों पे 10% सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बिजली के बिल पहले ही बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादा बिलों के बाद अगर आप उस पर और सरचार्ज लगाएंगे तो ये इंतहाई गैर मुनासिब बात होगी। हुकूमत को चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो सकता है कम आमदनी वाले जो लोग हैं उनको सहूलत दें, चाहे डायरेक्ट सब्सिडी नहीं दे सकते तो इनडायरेक्ट सब्सिडी दें। जैसे कुछ अर्सा पहले बिजली में जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करता था उसका रेट बहुत कम था, या 300 यूनिट तक, उसको बहाल रखना चाहिए। और आज ख़ास तौर से जो मज़दूर है, मज़दूर की सैलरी मैं तवक्को करता हूँ कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपने अपने बजट में ऐलान करेंगी कि उनके सूबे की कम अज़ कम तनख्वाह क्या है, क्योंकि मौजूदा तनख्वाह जो 37,500 रुपये की है वो इंतहाई नाकाफ़ी है और उनको किसी न किसी सूरत ऐसा सहारा मिलना चाहिए कि वो लोग अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें। ठीक है, दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यकीनन ये बजट आया है जिसमें कुछ अच्छी खबरें भी हैं और कुछ ऐसी भी हैं जिस पे मज़ीद हमें जो है आगे थोड़ा इम्तिहान है आवाम का, और यकीनन ये वक्त भी गुजर जाएगा। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अब पाकिस्तान की जो मईशत है वो टेक ऑफ कर रही है, कुछ मुश्किल वक्त है। इंशाल्लाह यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे हम पाक भारत जंग के हवाले से ही और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हो रही हो उस हवाले से भी कि यकीनन पाकिस्तान ने जो है भारत को बदतरीन शिकस्त से दो चार किया है। अब तक वो तिलमिला रहा है, लेकिन उसके बाद जितनी भी अहम डेवलपमेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान जो है वो कामयाबी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। बिलावल भुट्टो आला सतही वफ्द के साथ इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के दौरों पर हैं। USA के बाद वो लंदन थे और अब यकीनन जो वहाँ पर जो अहम डेवलपमेंट हो रही है उस हवाले से भी बातचीत होगी। लेकिन इसमें जो एक अहम ट्विस्ट आया है वो ये आया है कि सदर ट्रंप, जो कि पहले भी पाक भारत जंग में एक नुमाया किरदार अदा कर चुके हैं और
जो कि अब तक की अपडेट है, जिसे अमेरिका खुद भी कह रहा है कि भारत ने जो है, जब पाकिस्तान ने अपना भरपूर दिफा किया था और भारत बौखला गया था, तो उसने अमेरिका की तरफ, मदद की तरफ देखा और कहा कि जी सीज़ फायर कराया जाए। तो सदर ट्रंप ने सीज़ फायर किया और अहम नुमाया किरदार अदा किया और उनके किरदार को यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब ने सराहा भी है और उन्हें अमन का पैगंबर का खिताब भी दिया है। और इस वक्त ट्रंप एक बार फिर जो है मंजर आम पर आ गए हैं और इस वक्त जो अहम तरीन इतला है वो ये है कि एक बार फिर अमेरिकी इंतज़ामिया ने इस बात का दोहराया है कि सदर ट्रंप कश्मीर पर पाक भारत के दरमियान जो है वो जो डिस्प्यूट है उसमें सालिसी का किरदार अदा करना चाहते हैं। और तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक ट्रंप वाहिद शख्स हैं जो फरीकैन यानी कि भारत और पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकते हैं। पाकिस्तान तो हमेशा ये चाहता है कि अमन कायम हो खित्ते में और कश्मीर का मसला जो है वो कश्मीरियों के मुताबिक जो है उसको हल किया जाए। मगर सवाल यहाँ ये कि भारत जो है इस सालिसी के किरदार पर क्या रिएक्शन देता है, क्योंकि पहले भी उसको ये सालिसी का किरदार और अमेरिका का पाकिस्तान के खिलाफ जो सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा है उसको बड़ा नागवार गुजर रहा है। एक और अहम डेवलपमेंट आज हुई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइक एरिक कोरेला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दिया है और पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ जो मुस्बत और फ़ाल किरदार है उसको कहा है कि वो पूरी दुनिया अब उसको रिकग्नाइज कर रही है। उन्होंने बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है, आइए पहले आपको सुनवाते हैं। General Aquila, you talked about ISIS-K in Afghanistan in your opening statement. I'd like a little deep dive, if you don't mind. Sure. ISIS Khorasan, perhaps one of the most active in trying to do external plots globally to include against the homeland, through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. Through a relationship we have with them, providing intelligence, they have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing. And the first person he called, Chief of the Army Staff Munir, was me, and said, I've caught him, I'm willing to extradite him back to the United States. Please tell the Secretary of Defense and the President. So we are seeing Pakistan, with limited intelligence that we're providing them, go after them using their means to do that. And we're seeing an effect on ISIS Khorasan. At the same point, they are continuing to move around. Sometimes they'll try and go back into Afghanistan. We have the means to be able to collect, but for the most part right now, they're hanging out right in that border area of Pakistan. And I would also tell you that, I mean, since 2024, the beginning, Pakistan had over 1,000 terrorist attacks in the western area, killing about 700 security and civilians and 2,500 wounded. They're in an active counterterrorism fight right now, and they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. Does it seem like they're scaling down or scaling up? So I think from ISIS Khorasan, they got hit very, very hard over the last several months. And so I would tell you right now, they're at a low point right now. What we're getting out of interrogation and exploitation has been significant. We have to have a relationship with Pakistan and with India. I do not believe it is a binary switch that we can't have one with Pakistan if we have a relationship with India. We should look at the merits of the relationship for the positives that it has. इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है दिफाई तज्ज़ियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। खालिद साहब, ज़रा हम थोड़ा सा आगाज़ इस तरह से कर लेते हैं सर कि हमने सदर ट्रंप का जो भी किरदार देखा, अब इस वक्त वो एक बार फिर पाक भारत जो डिस्प्यूट है, और वो डिस्प्यूट ऐसा है जो हमेशा जंग का बाइस बना, जो हमेशा दोनों ममालिक के दरमियान तनाव का बाइस बना, उसको सॉल्व करने के हवाले से वो बात कर रहे हैं, सालिसे का किरदार अदा कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही एनालिसिस में कहा कि पाकिस्तान तो कब से चाह रहा है। आपने नोट किया होगा हमारा जितना डेलीगेशन जितने दिन से बाहर है वो थ्रू आउट पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है। यानी हम विक्टिमाइज हो रहे हैं, हम नहीं चाहते वॉर मॉन्गरिंग, हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं। हिंदुस्तान का मैं फॉलो कर रहा था, शशि थरूर जब से बाहर गए हैं वो पाकिस्तान का नाम ज्यादा लेते हैं, अपने मुल्क का कम लेते हैं। ये फर्क है हमारी फॉरेन पॉलिसी कह लें या डिप्लोमेसी में कह लें कि हमारा अपने सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, हम अपने इश्यूज की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान से हमें ऑब्वियसली एक एग्रेशन का सामना है और ये ऑनगोइंग है और हिंदुस्तान को ये बिल्कुल नागवार गुजर रहा है। और अब जो मैं थ्रू आउट अपने तर्जियों में गुजारिश करता रहा हूँ कि अब हिंदुस्तान को शायद ये शदीद रियलाइजेशन हुई होगी कि पाकिस्तान तो इस जंग से पहले ऑलमोस्ट हिंदुस्तान की नजर में या बहुत सारे दूसरे मुल्कों की नजर में जो हिंदुस्तान के एलाए हैं उनकी नजर में लेस रेलेवेंट हो गया हुआ था।
और अब वो चाहता था कि पाकिस्तान को इतना बुली किया जाए और चाइना के मुकाबले में खड़ा हुआ जाए और एक रेलेवेंस पैदा की जाए चाइना के मुकाबले में, बिकॉज अमेरिका को एक पार्टनर की जरूरत थी इस रीजन में। तो हिंदुस्तान ने समझा था कि जब तक उनकी इंपॉर्टेंस नहीं हिंदुस्तान की बनेगी, जब तक पाकिस्तान को ऑलमोस्ट इररेलेवेंट ना कर दिया जाए। पाकिस्तान इररेलेवेंट भी नहीं हुआ, पाकिस्तान लेस रेलेवेंट भी नहीं हुआ, पाकिस्तान तो दोबारा रेलेवेंट हो गया। दुनिया आपकी बात सुन रही है, उनकी बात को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रही है हिंदुस्तान की, जहां वो जा रहे हैं उनसे सबूत मांगे जा रहे हैं। हालांकि मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ शशि थरूर की, बड़े पढ़े लिखे शख्स हैं, उनका बड़ा इंटरनेशनल इमेज था, मैंने उनकी किताबें पढ़ी हुई हैं और वो बहुत अच्छा लिखते हैं। और पहली दफा मैं देख रहा था कि शायद उनको अपने मिजाज या जिस तरह के वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं, बड़ी सेन उनके थॉट्स रहे हैं, शायद उनके खिलाफ उनको कन्विंसिंग करनी पड़ रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। तो ये वक्त बदल गया है, हमारे हक में चीजें अब जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि दुनिया से आप बहुत ज्यादा झूठ बड़े अरसे तक नहीं छुपा सकते। टेम्परेरी आप छुपा सकते हैं, आप अग्रेशन छुपा सकते हैं कुछ, लेकिन जो दुनिया आपसे सबूत मांग रही है वो तो कभी किसी ने दिए ही नहीं है पिछले 2-2.5 महीनों के दौरान, जब हम भी कह रहे हैं और दुनिया भी आपसे मांग रही है। और जिधर जिधर वो जा रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि सबूत तो कब से पाकिस्तान मांग रहे हैं। जब आप प्रूफ नहीं देंगे, और आपने नोट किया होगा कि जो कनाडा में सिखों को मरवाने का और अमेरिका के इन्फिल्ट्रेशन का जो एक इन पे इस्टेब्लिश हो चुका है, अब दुनिया उतनी नहीं रही, अब विजिलेंस हो चुकी है, सबूत मांगते हैं, परसेप्शन पे लोग नहीं चाहते, और आपकी जो आप इमेज बिल्ड करना चाहते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से, अब वो वक्त नहीं रहा फिर। मुनव्वर साहब, इस वक्त यूएस स्पोक पर्सन ने एक बात फिर कहा है कि मसला कश्मीर के हल के लिए सदर ट्रंप जो है वो इसमें किरदार अदा करना चाहते हैं। आप क्या समझ रहे हैं ये बयान मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि पाक भारत जंग के बाद जो है मसला कश्मीर एक बार फिर हाईलाइट हो गया है, गो कि पाकिस्तान बहुत अरसे से मसला कश्मीर के हवाले से लॉबिंग कर रहा है, आलमी फोरम पर कश्मीर इस मसले को उठा रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि भारत का रिएक्शन क्या होगा इस पर? देखें, ये जनरल कोरिला तो एक बड़े अहम कमांडर हैं और सेंटकॉम को कमांड करते हैं, और सेंटकॉम हमारा एरिया जो है, मिडल ईस्ट का जो एरिया है, इसको डील करता है। और जनरल कोरिला ने लास्ट ईयर भी बयान दिया था दहशतगर्दी के हवाले से कि इस खत्ते में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, और IS खुरासा के बारे में उन्होंने कहा था कि रीऑर्गेनाइज हो रही है। और इस दफ़ा जो उनका ये बयान है, ये सेंटकॉम के कमांडर की हैसियत से टेस्टिमनी देना था कांग्रेस के अंदर, जहाँ पे जो आपने बयान चलाया है, जिसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि पाकिस्तान के साथ जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी अहम है। और आपने बजा फरमाया कि जो भारत का बयानिया है, और भी हमारे मेहमान फरमा रहे थे कि शशि थरूर हालांकि एक पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन उनकी डेलीगेशन जो उन्होंने 57 मंदूबीन पर भेजा हुआ है दुनिया के 33 ममालिक में, उन सब का एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ये बता रही है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से नफरत आजमा हो रहा है। बल्कि इसके अंदर उन्होंने ये भी फैक्ट बताया कि पिछले साल कोई 1000 अटैक्स पाकिस्तान के अंदर TTP और इन्होंने किए हैं, दूसरी दहशतगर्द तंजीमों ने, BLA वगैरह ने, जिसमें 700 कैजुअलिटीज़ का उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें आर्म फोर्सेस और उसके साथ साथ जो सिविलियंस कैजुअलिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। और इसके अलावा आपको याद होगा मार्च में प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कांग्रेस में खिताब करते हुए पाकिस्तान की तारीफ की थी, और जब हमने IS का एक टॉप लीडर पकड़ के दिया था जो कि काबिल की बॉम्बिंग के अंदर इन्वॉल्व था जी। और इसके साथ साथ अभी अप्रैल के अंदर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी बातचीत हुई है उनके स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो के साथ, और तफसीलन बात हुई है कि जिस तरह माजी में हमारी पार्टनरशिप रही है, अब भी हम उस पार्टनरशिप को मजीद स्ट्रेंथन करेंगे। तो इसमें भारत का बयानिया मरते हुए नजर आता है। दूसरा, ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप की आपने बात की, लेकिन ये भी भारत की एक बहुत बड़ी शिकस्त है। भारत तो इसको बायलैटरल इश्यूज बताता है, लेकिन अब दुनिया समझ गई है कि ये बायलैटरल इश्यूज ये नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू है, बिकॉज 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान में कश्मीर एक ऐसा तनाज़ा है जिसको हल किए बगैर इस मसले को हल नहीं किया जा सकता, और दुनिया न्यूक्लियर वॉर इस खत्ते के अंदर अफोर्ड भी नहीं कर सकती। तो लिहाजा प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये वाजे किया, और एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार ये वाजे किया है कि मैं इन दोनों पार्टीज़ को बिठाऊंगा, दोनों ममालिक के लीडर्स को बिठाऊंगा, और कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल निकालेंगे, अदरवाइज नस्ल दर नस्ल जंगें इनकी रहेंगी और इसमें जानी नुकसानात होगा। तो मैं समझता हूँ कि भारत की इस हवाले से बहुत बड़ी शिकस्त हमें नजर आ रही है। नहीं सर, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि ये बात तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन क्या भारत इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, और अगर नहीं करेगा तो अमेरिका के पास प्रेशराइज करने के लिए क्या इकदाम हो सकते हैं? भारत की इस वक्त बहुत वीक पोजीशन है। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, खत्ते में तन्हाई है, उनकी आर्मी इस वक्त डिसऑर्गेनाइज्ड है,
उनकी जो आईटी की एक्सपोर्ट है वो वेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। आपने देखा कि G7 के इजलास में भी लेट मोदी साहब को दावत दी गई। इसके अलावा आपने देखा कि जो उनका बयानिया है वो हर फोरम पे ठुकराया गया, न किसी प्रेसिडेंट ने मुलाकात की, न हेड ऑफ द गवर्नमेंट ने की, न किसी पार्लियामेंट ने उनके लिए दरवाजे खोले। तो मैं ये समझता हूं कि भारत इस वक्त वीक पोजीशन पे और अमेरिका के पास ये लिवरेज मौजूद है। मिसाल के तौर पे इस वक्त रशिया भी नाराज है, चाइना तो वैसे ही ट्रस्ट नहीं करता इंडिया के ऊपर। ले देकर एक ग्लोबल नाथ रह जाता है जिनका आसरा ये था, जिन्होंने भारत को बड़ा चढ़ा के एक हाथी पेश किया था कि वो बड़े हाथी चाइना के साथ एक मुकाबला करेगा, लेकिन वो तो पाकिस्तान के मुकाबले में ही ठुस हो गया। तो कहने का मकसद ये कि उन्हें भी इस पिक्चर का बिल्कुल वाजे है और भारत की इस वक्त डिपेंडेंसी है वेस्ट के ऊपर। उनके ट्रेड के हवाले से भी मिसाल के तौर पे अमेरिका के साथ जो ट्रेड है उसमें भी 45 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड भारत के फेवर में जाती है, जिसको नैरो डाउन करना चाहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। और फिर अमेरिका के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भारत के अंदर आ रही है, जो इस दफा बहुत लो गई है, गालिबन 96% लोएस्ट रही है भारत की हिस्ट्री में, और 0.4 बिलियन डॉलर्स की इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, वो भी ज्यादातर अमेरिका से आती है। तो अमेरिका के हाथ में लिवरेज है, वो भारत के स्क्रू टाइट कर सकता है और प्रेसिडेंट ट्रंप को कॉन्फिडेंस है। और भारत की रिक्वेस्ट के ऊपर भी ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुदाखलत की और ये सीज फायर करवाया, जिसे पाकिस्तान उसका शुक्रिया भी अदा करता है। और पाकिस्तान का तो एक ही मिशन है कि हम यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक और बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक अमन चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, और जितने भी देरीना मसाइल हैं दोनों ममालिक के दरमियान में उसका हल चाहते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बारहा इसका इजहार किया है, और इजहार आप उसी वक्त करते हैं जब आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आप ये करवा लेंगे। ठीक है खालिद साहब, यही मैं सेंट्रल कमांडर जनरल कोरेला के हवाले से बात करूंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त जो खरासानी टोला है उसके खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है, और कई दहशतगर्द जो है पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में आ गए हैं, पाकिस्तान उनके खिलाफ जो है वो एक्शन भी ले रहा है। जिस तरह इंटेलिजेंस शेयरिंग अमेरिका ने पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने फिर कार्रवाई की जिसमें से 5 बड़े हाई वैल्यू टारगेट जो थे उनको गिरफ्तार किया, पकड़ा उन्हें, और एक को अमेरिका के हवाले भी किया। सर ये जो इस वक्त जो ये स्टेटमेंट है, ये उस जो हमारा पाकिस्तान जो हमेशा से बोलता आ रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की गई है, इसको कितना क्लियर एक मौक़िफ़ के तौर पे पेश कर रहा है, कितना वजन डाल रहा है, और आगे हम अफगानिस्तान के हवाले से जो हमारी पॉलिसी, जो खारजा पॉलिसी है, दीगर इक़दाम हैं, वो कितने शिफ्ट हो सकते हैं? देखिए, आपने जो स्पीच सुनवाई जनरल कोरेला की, आप जरा लफ्ज पे गौर करें। उन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान हैज बीन फिनोमिनल पार्टनर। अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करें तो मेरा ख्याल है वो बनता है गैर मामूली पार्टनर, यानी अनयूजुअल इंपॉर्टेंस। इसका मतलब है कि गैर मामूली, हम आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में उन्होंने डाला है कि हमारा पार्टनर रहा है ये, यानी रूटीन वाला नहीं रहा। और गॉन आर द डेज जो हिंदुस्तान, जिसकी वजह से शौक लग रहा है उनको कि ये पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट एक्यूज किया जाता था कि डू मोर वाला, आपको याद होगा, बहुत पुरानी बातें नहीं कर रहे। जब एक तरफ जरा सा हिंदुस्तान में कुछ भी होता था तो पाकिस्तान को डांट पड़ती थी कि शायद पाकिस्तान ने किया है। तो अब ये टाइड बिल्कुल टिल्ट हो गई है, आपके सामने है कि हमने एक और चीज जो हमें दुनिया को बताने की जरूरत है, और अब ये अमेरिकन जनरल ने ये रियलाइज किया है कि हमारे 1000 से ज्यादा ये लॉसेस हुए, हमारे 700 के करीब। आप पिछला बताएं, 150 बिलियन डॉलर का तो हमें फाइनेंशियल नुकसान हुआ है। 80,000 लाइव्स का तो हम जिक्र करते हैं, लेकिन आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ देखी कभी कि एक टेररिस्ट जो टेररिज्म का विक्टिम होता है मुल्क, उसकी एजुकेशन वहां रुक जाती है। आप KPK में जाकर देखें, आप बलूचिस्तान में जाकर देखें, जो ज्यादा विक्टिम रहे हैं, बच्चियों के स्कूल जाने में कितनी इनसिक्योरिटी है, लोगों के बिजनेस करने में कितनी ज्यादा इनसिक्योरिटी है, ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट में कितनी ज्यादा इनसिक्योरिटी है, बिकॉज वो टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं। हम इंटेंजिबल फैक्टर्स को हमें जेहन में रखना चाहिए जो पाकिस्तान ने कीमत दी है। सिर्फ प्राइस, एक तो है 150 बिलियन डॉलर का हमें नुकसान हुआ बिजनेस का, 80,000 कीमती जाने गई, वो अपनी जगह है। कुछ फैक्टर्स है जो इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब ये है कि आप देखिए हुकूमत पाकिस्तान को और जो सूबाई हुकूमतें हैं, कितने ज्यादा ह्यूज रिसोर्सेज उन्होंने स्कूलों की सिक्योरिटी पर, मार्केटों की सिक्योरिटी पर, CCTV की शक्ल में, जो अब कारोबार, जो ट्रांसपोर्टेशन रुक गई, जो चेकिंग होती है सड़कों के ऊपर, हमारी कितनी ज्यादा टूरिज्म रुक गई हमारी। आप देखिए ऑलमोस्ट रुक गई। जो ये 40-50 साल पहले तो बहुत नॉर्दर्न एरियाज कितना टूरिस्ट आता था, वो रुक गया। मैं कहने का मतलब ये है कि हमने बहुत प्राइस दी है और हमें दुनिया को ये रियलाइज कराने की जरूरत है। और जो आप पहले कमेंट कर रही थी और हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया को ये बहुत बड़ा शॉक लगा है कि पहले वो उसका बयानिया या जो भी वो परसेप्शन बिल्ड करना चाहते थे, दुनिया ब्लाइंडली उनको फॉलो कर लेती थी। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि अब वो नहीं बिक रहा, ये बहुत ज्यादा उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है।
ऊपर से उनको जंग में इतनी मार पड़ी कि उनके जो अपने एलाई थे वही उनसे नजरें चुरा रहे हैं, उनको सपोर्ट करना तो दूर की बात है, बल्कि आपने सही कहा कि वो ऑलमोस्ट नाराज लग रहे हैं उनसे। तो ये सिचुएशन उनके बिल्कुल अनफेवरेबल हो चुकी है। नोबडी इज बाइंग द पॉइंट ऑब्वियसली, जैसे मैंने शशि थरूर का कहा। लेकिन ऐसे में इंडिया का इतना बड़ा डेलीगेशन जो डिप्लोमेसी के लिए निकला और पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है बगैर सबूत के, वो क्या वर्थ रखता है सर? मैं यही सोच कर रहा हूँ कि उसकी वर्थ तो तब है ना कि जिस मुल्क में जाए फिर वो बयान दे दे, ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी तरफ से रिलीज हो जाए कि जी हम कन्विंस हो गए हैं, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है और पाकिस्तान ने गलत किया ये सारा कुछ, या पाकिस्तान ने ये चीजों पे फॉल्ट किया। वो तो हो नहीं रहा। जिस मुल्क पे भी गए, आप मेरा नहीं ख्याल आप रिकॉल कर सकेंगी, अमेरिका में को बहुत ज्यादा वेलकमिंग हुआ है। मैं कहता हूँ अगर वो भी जाए तो एट द एंड ऑफ द डे तो हमने ये देखना है कि उस गवर्नमेंट ने या उस डेलीगेशन ने या कांग्रेस ने या किसी पार्लियामेंट ने जहां उनसे जाके मिनिस्टर से बात की है, अगर उनकी गवर्नमेंट एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दे एट द एंड ऑफ देयर विजिट, मैं उसको सक्सेस तो काउंट करूंगा। मिल लेना तो कोई बात नहीं है। आप देखिए पहले इनके डेलीगेशन नहीं भी जाते थे तो बड़े बड़े कैपिटल से हमारे खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो जाती थी। ये हमारी परसेप्शन बन चुकी थी हमारे खिलाफ। इंडिया कामयाब था उसमें ये रियलाइज कराने में। हम इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बावजूद, जैसे मैं कह रहा हूँ, बिलियंस की कुर्बानी दी, लाखों लोगों की कुर्बानी दी, जानों की कुर्बानी दी, शहीद हमने उठाए, इनसिक्योरिटी फेस की, लेकिन हम शायद उस तरह नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब दुनिया 21वीं सदी में जा रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, जर्नलिज्म बहुत फैल गया हुआ है, चैनल सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद से चैनल्स आप एयर कर रहे होते हैं इशू को, वो प्रोब कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बहुत पीक पर है इस वक्त, तो दे कैन फाइंड आउट। अब वो जमाना नहीं रहा कि एक बयानिया दे दे या एक आपका स्टेट टेलीविजन है वही जो बयान दे देगा वही काउंट होगा। अब जमाना बदल गया। हिंदुस्तान शायद न्यू नॉर्मल जो है वो पुराने वाले कोई न्यू नॉर्मल बना के बैठा था, न्यू नॉर्मल बहुत चेंज हो गया है। दुनिया आपसे सबूत मांगेगी जहां जाएंगे। मैं काफी फॉलो कर रहा हूँ इंटरनेशनल मीडिया को, उनसे पहला सवाल ही ये किया जाता है कि ना आपने उस वक्त अगर सबूत नहीं दिए थे तो अभी दे दें हमें, जब आप विजिट पे आए हैं हमारे मुल्क में, तो सबूत तो है कोई नहीं। तो जब सबूत नहीं होंगे तो दुनिया नहीं कन्विंस होती। आपकी बात सुन लेंगे, आपको चाय पिला देंगे, लेकिन आपको रुखसत कर देंगे फिर ऑन ट्रिप। ठीक है मुनव्वर साहब, इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह बेहतरीन डिप्लोमेसी कर रहा है, बिलावल भुट्टो की साथ जो हमारा हाई डेलीगेशन मौजूद है, बड़े सीनियर एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं। अब हमने तो सबूत के साथ दुनिया को बता दिया कि दहशतगर्दी की असल सरपरस्त जो है वो भारत है। इलाकाई अदम इस्तेहकाम ले ले, वहाँ पे भी हमें भारत नज़र आता है। पाकिस्तान के अपने अंदर जो दहशतगर्दी है उसमें BLA और TTP को जो सपोर्ट कर रहा है वो भारत कर रहा है। गैर कानूनी इकदाम जो है वो मकबूजा कश्मीर में भारत कर रहा है। हाइब्रिड दहशतगर्दी में भारत इन्वॉल्व है। ये तमाम चीज़ें तो हम सबूत के साथ लेके जा रहे हैं। अब आप क्या समझते हैं कि हमारा केस अब कितना स्ट्रांग हो चुका है माजी के मुताबिक? देखिए, एक तो पाकिस्तान का डेलीगेशन इंतहाई मुख्तसर लेकिन बहुत ज्यादा मुअस्सर है। जिस तरह आपने खुद भी कहा कि उसके अंदर टेक्नोक्रेट्स भी हैं, उसके अंदर सीजन्ड पॉलिटिशियन भी हैं, उसके अंदर रिटायर्ड डिप्लोमेट्स भी हैं। तो मेरा ख्याल है एक भरपूर नुमाइंदगी है हर तबके की, और वो सब तजर्बे पर उनका इन्हिसार है। काफ़ी अच्छा एक डेलीगेशन हमने फ्रेम करके भेजा है, गालिबन 7 से 9 लोगों पर ये मुश्तमिल है, और इन्होंने बहुत अच्छा इंगेज किया है। खुद अमेरिका के अंदर यूनाइटेड नेशन में, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हों, चाहे OIC ग्रुप हो यूनाइटेड नेशन के अंदर, सुफरा हो मुख्तलिफ ममालिक के, थिंक टैंक्स का जहाँ तक ताल्लुक है, हाई ऑफिशल्स का जहाँ तक मामला है, सबको उन्होंने इंगेज किया। और इस वक्त वो UK के अंदर मौजूद है, और वहाँ पे भी UK के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ साथ जो कश्मीरी लीडरशिप है उनको भी इंगेज कर रहे हैं, और साथ साथ मीडिया को भी इफेक्टिवली इंगेज कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमें सबूत देने की दुनिया को ज़रूरत नहीं है, वो कि हमारी तरफ से एफर्ट्स हैं और हमारे पास काफ़ी मौसर सबूत है। दुनिया पहले ही जानती है भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, उसका रोग बिहेवियर है। आप क्या समझती हैं FATF की जो रिपोर्ट है जिसमें 74% एशिया के अंदर दहशतगर्दी को भारत फाइनेंस कर रहा है, इलीगल वेपन्स का तरसील भारत उसका मरकज रहा है। इसके अलावा आप क्या समझती हैं कि जब कनाडा के अंदर हरदीप सिंह नजर का कत्ल होता है, या UK के अंदर मुदाखलत होती है, या कतर के अंदर स्पाइनेज एक्टिविटीज होती हैं, इसी तरह से जो अमेरिका के सिटीजन पुनू के ऊपर एक अटेम्प्ट होता है, तो दुनिया को पता नहीं है कि इंडिया क्या कर रहा है। बुनियादी तौर पे इंडिया जो है इंटरनेशनल लॉ का वायोलेटर है, ह्यूमन राइट्स का वायोलेटर है, और ये अब दुनिया को तो छोड़िए, खुद भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। मिसाल के तौर पे अवय शुक्ला, उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी है कि भारत के अंदर नॉर्थ से साउथ की तरफ डफर जोन एक्सपैंड कर रहा है, जिसके अंदर वो बताते हैं कि किस तरह से ये डफर जोन जो है
भारत के नेक नामी को खा रहा है, भारत की सोसाइटी को खा रहा है, जिसके अंदर हाइपर नेशनलिज्म नजर आती है, इस्लामोफोबिया नजर आता है, रीजनलिज्म नजर आता है, हिंदुत्व उन्होंने ब्रांड लिया हुआ है, ये उनके आइडियाज, उनके लाइफ स्टाइल को शेप करता है। तो कहने का मकसद भारत से भी आवाजें उठ रही हैं, बल्कि अवैध शुक्ला ने तो एक और भी किताब लिख दी है जिसका टाइटल है डी जनरेटिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया, जिसमें वो बताते हैं कि भारत की वो जमहूरियत रही नहीं है। और इससे पहले मैंने कई दफा जिक्र किया है खशवत सिंह का, उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी 2003 में जिसका टाइटल था एंड ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने वजाहत के साथ बताया कि ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, इनटॉलरेंस है, प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज है, ये इंडिया को टूटने की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक तो है। दुनिया के सामने ये वाजे हैं और उसके नताइज भी वाजे हैं कि आज भारत खिते में भी तन्हा है और दुनिया में ग्लोबल पावर्स के दरमियान में भी इस वक्त तन्हा नजर आता है। एक तरफ अमेरिका की नाराजगी आपको नजर आती है, दूसरी तरफ रशिया जो है वो तड़ियां लगाते हुए नजर आता है भारत को कि आप जो चाइना के ठीक है खिलाफ सर, आपका ग्लोबल पॉइंट आ नॉर्थ के गया साथ मुनव्वर मिलके साहब, आपका पॉइंट आ गया। खालिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और यकीनन इस वक्त पाकिस्तान को हर महाज पे, पहले बयानिया था, मैदान जंग था और अब सफारती महाज है, पाकिस्तान को हर जगह जीत हो रही है क्योंकि ये सच पर मबनी है। रही बात भारत की और मोदी की, तो वो एक नाकाम सा कॉमेडियन की पंच लाइन हो गई कि कोई सबूत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। प्रोग्राम से इजाजत, अल्लाह निगहबान।